हमने पिछली क्लास में समझ लो यार, शांत शोर मत करो, खराब हो जाएगी वीडियो। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, आई विधि से, इनकम मेथड से। याद करो क्या क्या बताया था कि सबसे पहले ना घरेलू आय निकलेगी एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने के लिए सीओई ओएस एमआई समझ लो यार, सीओई ओएस एमआई को जोड़ देंगे तो हमारी घरेलू आय आ जाएगी, है ना। और उसके बाद राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी। तो क्या बताया था मैंने, एनडीपीएफसी में क्या ऐड करेंगे, एनएफआई है, विदेशों से शुद्ध कारक आय बोलते हैं इसको, जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय। मगर एक बात याद करो, सीओई में मैंने क्या बताया था, मालिकों से कर्मचारियों को मिलने वाली कोई भी इनकम सीओई कहलाता है। कर्मचारी को परिश्रमी जैसे मजदूरी, वेतन, पेंशन किस्म के रूप में भुगतान, याद है, और मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान जैसे पीएफ में, इंश्योरेंस वगैरह में योगदान करते हैं। ठीक है, चार आइटम जोड़ेंगे तो हमारा सीओई आ जाएगा। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं परिचालन अधिशेष। इसके अंदर भी 4 आइटम जोड़ने के लिए बोला था मैंने, लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ। एक चीज़ समझ लो ज़रा, एक चीज़ मैंने जो लाभ था ना, इसमें लाभ को जोड़ो, लगान को जोड़ो, ब्याज को जोड़ो, रॉयल्टी को जोड़ो, ओएस आ जाएगा, है ना। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ नहीं दिया होता। लाभ को निकालने के लिए भी तुम्हें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, लाभांश प्लस निगम लाभ कर प्लस अवितरित लाभ। क्या मतलब है इसका, ज़रा समझ लो। मान लो लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। मान लो तुम्हारी एक फर्म है, एक कंपनी है, इसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो कंपनी होती है ना, प्रॉफिट के 2 हिस्से करती है। कंपनी उसको बोलते हैं जिसके शेयर्स पब्लिक खरीदती है, उसे कंपनी बोलते हैं। फिलहाल इतना समझ लो, शेयर्स होते हैं उसके। अब जैसे कंपनी है, कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट है, तुमने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, तो कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट शेयर्स में, मतलब शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर, अंशधारी। तो उन्हें अंशधारी को बांटेगी कुछ प्रॉफिट, मगर सारा प्रॉफिट नहीं बांटती, क्योंकि कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रख लेती है, एमरजेंसीज़ के लिए। तो कंपनी ने जितना प्रॉफिट बांटा मालिकों में, मतलब शेयर होल्डर्स में, उसे बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं, मान लो कंपनी ने 60,000 बांटा, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। लाभांश 60,000 बांटा, तो 40,000 ब्याज क्या बच गया। ये क्या करा, वितरित, बंटवारा क्या बोलते हैं, वितरित, बांटना। और जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, अवितरित। देखो ज़रा, आई समझ बात। अवितरित लाभ कितना हो गया, 40,000। क्लियर है, 60,000 बांटा, 40,000 बच गया, लाभांश और अवितरित लाभ। मगर सरकार क्या बोलती है, जब लाभांश दे रहे हो तो कुछ टैक्स भी दो इस पर। जब लाभांश दे रहे हो तो कुछ टैक्स भी दो, तो इसको बोलते हैं निगम लाभ कर। तो लाभांश अगर हमने 60,000 का दिया तो सरकार इस पर से कम 20% या 15% टैक्स लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ना टैक्स भी देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं निगम लाभ कर। कर का मतलब टैक्स। मान लो 10,000 का टैक्स दे दिया, है ना, तो 60 10, तो यहाँ कितना बचेगा, अब 30,000। समझ आई बात। अब तो मान लो प्रॉफिट नहीं दिया, मैं प्रॉफिट गायब कर दूँ और मैंने तुम्हें तीनों चीज़ दे दी, तो जोड़ दो। प्रॉफिट नहीं दिया, नहीं समझ आ रहा है, प्रॉफिट नहीं दिया, मगर तुमने बोल दिया लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ, तो तीनों को जोड़ दो, प्रॉफिट आ गया। और अगर प्रॉफिट दिया हो फिर इन पे ध्यान मत देना। देखो, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक लॉजिक लगाना, सीओई दिया हो तो सीओई के पार्ट को सोचना मत, ध्यान मत देना। सीओई दिया है, सैलरी भी दी है, पेंशन भी दी है, तो सैलरी पेंशन पे ध्यान नहीं देना, सीधा सीओई लेके चलेंगे। ऐसे ही ओएस दे रखा है, फिर लाभ भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, लगान भी दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है, उन पे ध्यान नहीं देना। मतलब बड़ा पॉइंट दिया हो, छोटे पॉइंट पे ध्यान नहीं देना।
बड़ा पॉइंट दिया हो उसके पार्ट पे ध्यान नहीं देना। ऐसे प्रॉफिट दिया हो तो इन पे ध्यान नहीं देना, और अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो इन पे, इनको जोड़ के प्रॉफिट निकालेंगे। समझ आई बात? अब क्वेश्चन करें, तैयार हो? इस पर से ज़रा नोट करो जो नोट करना। देखो क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय ज्ञात करो। समझ लो पहले ध्यान से। कर्मचारियों का पारिश्रमिक 4000 करोड़, मजदूरी वेतन 1500 करोड़, ब्याज 2000, लाभ 1800, लगान 700, मिश्रित आय 2500, विदेशों से शुद्ध कारागार 500 करोड़। सब करोड़ में है, अगर ध्यान समझना। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी तथा वेतन इसका पार्ट है। तो बड़ा पॉइंट दिया है तो मैं नहीं दिया, मैंने क्या बोला था? बड़ा पार्ट दिया तो छोटे पार्ट पे फोकस नहीं करना। तो इसका मतलब मजदूरी तथा वेतन इस सवाल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों का पारिश्रमिक COE क्वेश्चन में गिवन है। याद आ गया? समझ आ गया? तो COE तो समझ आ गया कितना है। COE तो आ गया हमें समझ 4000 करोड़ है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका सीख लो। पहले एक पॉइंट निकालेंगे COE। अब निकालो OS। क्या निकालना है? OS। क्या OS दिया है? परिचालन अधिशेष दिया है क्या? नहीं दिया। तो उसके पार्ट याद करो। क्या? लगान, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। तो इसमें क्या क्या दिया है? लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ, तीनों को ऐड करो। लगान कितना? 700, ब्याज कितना? 2000, लाभ कितना? 1800, कितना हो गया? 4500 करोड़। आगे समझ। तीसरा क्या होता है? MI का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। मिश्रित आय कितनी है? 2500 करोड़। समझ आ गया? अब क्या निकालना है तुम्हें? इसके बाद निकालो NDPFC। क्या बोलेंगे? COE OS प्लस MI। COE कितना? 4000, OS कितना? 4500, MI कितना? 2500। तीनों को ऐड करो। 5 2 7 4 11,000 रुपये तुम्हारा क्या आया? करोड़। 11,000 करोड़ रुपए आया हमारा घरेलू आय। दिस इज़ डोमेस्टिक इनकम। अब राष्ट्रीय आय निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्या? इसमें नफिया क्या होता है? विदेशों से शुद्ध कारागार। क्वेश्चन में गिवन है क्या है ये? NFIA। तो जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 11,500। समझ गए? ऐसे एक एक करके पहले वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है? उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। समझ आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और अच्छे से करना है, सबको करना है, ठीक है? लिखो। राष्ट्रीय आय ज्ञात करो। राष्ट्रीय आय ज्ञात करो। अब 1 2 3 करके लिखो। ये लिखो, आइटम्स लिखो। मिश्रित आय, सब में करोड़ लगाते जाना। 4500। विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय के सामने लिखना है माइनस ला के 800 करोड़। माइनस 800 करोड़। विदेशों से शुद्ध कारक आय -800 करोड़। आगे लिखो। नंबर 3, मजदूरी तथा वेतन 2200। मजदूरी तथा वेतन 2200 करोड़। अच्छा, रिटायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त। तो सेवानिवृत्त पेंशन लिखो। सेवानिवृत्त पेंशन
सेवानिवृत्त पेंशन 800। सेवानिवृत्त पेंशन 800। आगे लिखो विधवा पेंशन 1500। मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 1000। लिखो आगे एक और। हाँ 1000। परिचालन अधिशेष 7000। लगान 2000। बस कैलकुलेट करो। देखो देखो लगान पे ध्यान तो देना नहीं है क्योंकि इसमें परिचालनाधिशेष दिया हुआ है, ओएस दिया हुआ है, ठीक है। मगर ये चेक करो क्या सीओई दिया है क्या? सीओई दिया है क्या? क्या होता है सीओ की फुल फॉर्म? कर्मचारियों का परिश्रमिक दिया है क्या? कैलकुलेट करो फिर देखो क्या 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 ऐड किया जाएगा। जैसे मैंने किया था पहले, ये तीनों वैल्यू अलग अलग निकालो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। चलो विधवा पेंशन किसमें आती है? देखो इधर देखो देखो वो 15,500। सबसे पहले सीओई कैलकुलेट करना है। इसमें 3 वैल्यू ऐड करनी है। क्या क्या? मजदूरी वेतन 2200 प्लस पेंशन कौन सी? रिटायरमेंट पेंशन जो है सेवानिवृत्त पेंशन 800 प्लस मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 1000, तो 4000 हो गया। देखो विधवा पेंशन जो है ना वो हस्तांतरित आय है, उसको ऐड नहीं करेंगे, याद रखना, कहीं भी जोड़ेंगे नहीं ना राष्ट्रीय आय में। ओएस कितना दिया है? 7000 और एमआई मतलब मिश्रित आय कितनी दी है? 4500। फॉर्मूले में अप्लाई करो तीनों चीज़। 4000 प्लस 7000 प्लस 4500 कितना आ गया? 15500। अब निकालनी है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? NNPFC। तो फॉर्मूला क्या है? NDPFC प्लस NFI है, नफिया। मगर तो माइनस का दिया ना नफिया, -800, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15500 प्लस -800 कितना आएगा? माइनस कर देंगे माइनस से तो 14700 करोड़। बस ख़त्म। 14700 करोड़ रुपए हमारी राष्ट्रीय आय आ गई इस क्वेश्चन के। करो फटाफट। सीख गए? एक क्वेश्चन और थोड़ा डिटेल में दूंगा, अब थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय याद करो। नंबर 1 मजदूरी तथा वेतन। मजदूरी तथा वेतन सब ध्यान से करेंगे, इसमें मैं हेल्प नहीं करूँगा क्वेश्चन में। मजदूरी तथा वेतन 2500। लगान, हाँ लगाते जाओ। लगान 800। मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 1200। आगे लिखो सेवानिवृत्त पेंशन 700। सेवानिवृत्त पेंशन 700। लाभ 1500। ब्याज 2000।
मालिकों द्वारा किस्म के रूप में भुगतान, मालिकों द्वारा किस्म के रूप में भुगतान 1000। मिश्रित आय मिश्रित आय 5000। विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय 1000 माइनस के 1000। कैलकुलेट करो। पहले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बताया था, बस ये याद रखना है। पहले COE कैलकुलेट करो, OS निकालो, MI चेक करो, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक चीज़ समझना। अच्छा बोलो, 1 मिनट बोलना मत, ओए 1 मिनट बोलो मत, कुछ काम की चीज़ें हैं तो समझ लो। देखो ये तो हो गया। COE में क्या क्या ऐड किया था? COE में ऐड करना था मजदूरी वेतन, रिटायरमेंट पेंशन। मजदूरी वेतन कितना था? 1 मिनट, 2500। देखो सबसे पहले मजदूरी वेतन लिख लेना 2500। उसके बाद था हमारा मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 1200। उसके बाद था सेवानिवृत्त पेंशन 700, लिखना पूरा लिखा करो, सेवानिवृत्त पेंशन। उसके बाद था हमारा मालिकों द्वारा किस्म के रूप में भुगतान 1000 100 लिखा है, तो कितना हो गया? 5400 करोड़। क्या आ गया? COE। OS तो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं दिया? नहीं दिया, निकालेंगे। क्या क्या? लगान 800, ब्याज है 2000 और रॉयल्टी लाभ है कितना है? लाभ 1500 लाभ ऐड कर दो सबको। 15 25 4500 और MI कितना दिया है? MI दिया है 5000 43। ठीक है। OS MI बताओ, MI कितना होगा? 5000 ऐड करो तीनों को, NDPFC आ जाएगा। कितना आएगा? 9 और 5 कितना आ रहा है? 14700। और राष्ट्रीय आय निकालोगे तो 1000 माइनस कर दोगे, 13700। समझ गए? मगर एक चीज़ देखो, इस सवाल में प्रॉफिट दिया था 1500 रुपये, है ना? और अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट के भी तीनों पार्ट जोड़ते जो भी लिखवाए थे कॉपी में, और फिर निकालते। ठीक है, एक बात ज़रा समझ लो गौर से। राष्ट्रीय आय, जब आय विधि का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते समय आय विधि से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं कुछ 5-6 बता रहा हूँ, इन्हें याद कर लो, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूँगा। समझ लो। पहला, हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे विधवा पेंशन या स्कूल से मिलने वाली छात्रवृत्ति। क्यों? ये भी पूछता है क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि इससे मूल्य वृद्धि नहीं होती, उत्पादन नहीं होता, फ्री में मिलती है ना ये। समझ लो भाई, याद करो सभी। पहला हो गया, हस्तांतरित आय को नहीं जोड़ना, बता दिया क्यों। दूसरा, अचानक से प्राप्त होने वाली आय, अचानक, जैसे लॉटरी लग जाना, इस तरह की आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा करते, क्योंकि इससे भी कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अचानक कमाई गई आय। इसी तरह से पुरानी वस्तुओं की बिक्री से जो आय होती है, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, उसे तुमने 2 साल चलाया फिर बेच दिया, कुछ इनकम आई है, उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि पुरानी वस्तु एक बार पहले काउंट हो चुकी है, जब वो फर्स्ट टाइम बिकी थी, तो 2 बार काउंट थोड़ा ही करेंगे। ठीक है ना, तो पुरानी वस्तुओं की बिक्री से आय भी नहीं जोड़ते। 3 हो गए। चौथा, शेयर्स और बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह का ना, बॉन्ड
नहीं पता ना, सुन लो यार, क्यों अपनी तरफ से कुछ भी सोचते हो। अब ना सोचोगे माइंड में तो गलत ही आंसर आएगा। बॉन्ड का बता रहा हूँ क्या होता है बॉन्ड। शेयर्स, पहले शेयर्स को समझते हैं तब बॉन्ड समझोगे। जब कंपनी, एक कंपनी है वो पब्लिक से पैसा लेकर अपने इन्वेस्ट करना चाहती है बिजनेस के अंदर, तो ये बॉन्ड हो सकता है या ये शेयर हो सकता है। मतलब पब्लिक से जब कंपनी पैसा वसूल कर रही है, कंपनी सोच रही है बहुत पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, 1 करोड़ लोगों से सबसे 1,000 ले लो, 1,000 करोड़ रुपये हो गए, नहीं हो गए, इन्वेस्ट कर दो। अगर उस इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें ब्याज देगी, ब्याज, तो वो बॉन्ड है। अगर उस इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें लाभांश देगी तो वो शेयर है। समझ आ गया? दोनों में डिफरेंस इतना ही है। बॉन्ड एक तरह से लोन है, तुमसे बोला 1,000 का लोन दे दो, 1,000 का लोन दो, तो वो बॉन्ड है। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और उस पर ब्याज देती है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। समझे? अब अभी तब से कुछ भी सेविंग अकाउंट और कुछ भी अकाउंट सही समझो, कोशिश करो अपनी तरफ से माइंड में कुछ भी, मैं ये सुन लो, अपनी तरफ से माइंड में कुछ भी डालोगे तो वो गलत पैदा हो जाएगा ना, फिर तो बाद में गलत ही बनेगा। तो शेयर्स और बॉन्ड में डिफरेंस इतना ही होता है, शेयर्स खरीदने से तुम कंपनी के मालिक बनते हो और बॉन्ड खरीदने से तुम कंपनी को कर्जा दे रहे हो। बॉन्ड के पैसे वापस हो जाते हैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में वापस हो जाएंगे। शेयर्स के पैसे मालिक बन गए तो मन गए, वापस नहीं होते हो। तुम्हें नहीं चाहिए शेयर तो दूसरों को बेचो, आगे बेचो। समझ आई? तो बॉन्ड क्या है? एक तरह से कंपनी द्वारा पब्लिक से लिया गया लोन, कर्जा, जिस पे ब्याज दिया जाएगा, उसे बॉन्ड है। समझ आए? तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, मैं क्या बता रहा था। बॉन्ड और शेयर्स की खरीद से जो आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना। ठीक है? क्लियर है? अगला काला धन, गैर कानूनी कार्यों से कमाई गई आय को काला धन कहते हैं। तो गैर कानूनी, जैसे चोरी कर लेना, गैर कानूनी कार्यों से कमाई गई आय, स्मगलिंग करना, इसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि इसे जब कोई काला धन कमाएगा, चोरी करेगा, क्या वो सच बताएगा कि मैंने कितनी चोरी करी है? तो इसका पर्याप्त अनुमान नहीं होता, पूरी तरह से पता नहीं होता मैं एक्यूरेट। अब जैसे एक चोर है, यदि चोरी करता है बंदा, मान लेते हैं 10,000 चोरी करता होगा, मानने से थोड़ा ही काम चलेगा, एक्चुअल पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। याद हो गए होंगे 6-5 बताई शायद मैंने, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। हस्तांतरित आय, दूसरा पुरानी वस्तु की बिक्री से आय, तीसरा शेयर्स और बॉन्ड से जो कमाई होती है उसे नहीं जोड़ना, चौथा बताया मैंने काला धन, बस 4 ही बताई। लॉटरी, अचानक आय, लॉटरी वाली 5 हो गई हैं। ठीक है? उनको शामिल नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और, छठा, तुम्हारे पास एक घर है, तुमने उसे किराए पे दिया, किराए पे देने से किराया आया, तो उसे जोड़ेंगे क्या? जोड़ेंगे? आंसर है जोड़ेंगे लगान। लगान ये तो है, लगान जोड़ा नहीं क्या वो इसके अंदर। तो मालिक ने किराए पे घर दिया, किराए को जोड़ेंगे, क्योंकि तो आय है ना, तुम्हारी संपत्ति से आय है ना, इनकम, साधन आय कहलाएगी, ये कारक आय। इसी तरह से मगर तुम उस घर में खुद रह रहे हो, अब जोड़ा जाएगा, अभी भी जोड़ा जाएगा। मतलब अनुमानित किराया। दोबारा समझो, मेरे पास एक घर है, ये रहा, इस घर में मैं खुद रह रहा हूँ, मेरे जैसा ही घर पड़ोस में है, वो किराए पे है 10,000 रुपये महीना, तो मुझे अपने घर का भी 10,000 रुपये महीना किराया मानकर जोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी 10,000 रुपये की इसे बोलते हैं आरोपित आय। आरोपित मतलब किराया, आरोपित किराया। अगर मैं खुद यूज़ ना करता तो किराया कमाता, 10,000 नहीं कमाता। तो अपने प्रयोग में जो तुम ला रहे हो ना, उसको भी जोड़ा जाएगा। 6 पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। ठीक है? 6 के 6 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। सुन लो दोबारा। दूसरी चीज़, होमवर्क में आय विधि के एनी 5 क्वेश्चन करके लाएंगे।